सोचिए, एक घनी अंधेरी रात और एक गांव जिसमें ना एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जहां सदियों पुरानी लोक कथाएं और इंसानी हैवानियत, इनके बीच की जो लकीर है ना, वो एकदम मिट सी जाती है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो एक शांत से दिखने वाले गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। तो चलिए, इस रहस्य की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। आपको आखिरी बार पानी पिलाने आया हूं। सोचिए जरा, आधी रात को कोई अपना ही दरवाजे पर खड़े होकर ये बात कहे तो कैसा लगेगा। बस यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है जो बहुत जल्द पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। लेकिन ये जो खौफ है ना, ये किसी राक्षस या शैतान से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे कत्ल से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस कहानी के पहले शिकार हैं गंगाराम। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी दर्दनाक मौत का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि उनके अपने सगे बेटे मोहन पर लगता है। पर जो बात इस जुर्म को और भी ज्यादा अजीब बना देती है ना, वो है मोहन का इनकार। वो एक मामूली से डंडे से अपने पिता की जान ले लेता है और फिर चीख चीख कर कहता है, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो कोई और था। और बस यहीं से इस कहानी में शक का वो पहला बीज पड़ता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। मतलब एक बेटा अपने ही बाप का खून कर दे और फिर एकदम मासूमियत से कहे कि वो बेकसूर है। ये कैसे हो सकता है? आखिर चल क्या रहा है उस गांव में? यही वो सवाल है, यही वो पहेली है जो हर किसी के दिमाग में घूम रही थी। पर गंगाराम की मौत कोई अकेली घटना नहीं थी। नहीं, ये तो गांव के लिए एक बुरे सपने की बस शुरुआत थी। एक ऐसा सपना जो अभी और भी ज्यादा भयानक होने वाला था। देखते ही देखते ये हिंसा एक छूत की बीमारी की तरह पूरे गांव में फैलने लगती है। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग जाती है। रामप्रसाद को उसकी अपनी पत्नी मार देती है, पंकज को उसका पड़ोसी और प्रीतम को उसकी सगी बेटी। हर कत्ल कोई करीबी, कोई अपना ही कर रहा था। कातिल कोई बाहर का नहीं था बल्कि घर के अंदर ही मौजूद था। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा और भी डरावना बना रही थी। और हर एक कत्ल में एक ही डरावनी बात सामने आ रही थी। कातिल का जो बर्ताव था वो बिल्कुल बदल जाता था। उनकी आंखें ऐसी लगती थीं मानो किसी और की हों। और जुर्म करने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, बिल्कुल खाली। ऐसा लगता था मानो उन पर किसी और चीज का साया हो, किसी ने कब्जा कर लिया हो। अब जब अकल और लॉजिक काम करना बंद कर देना, तो लोग अक्सर पुरानी कहानियों, अंधविश्वास में जवाब ढूंढते हैं। और गांव में भी ठीक यही हुआ। इस खौफ को समझने के लिए दो अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। गांव के एक बुजुर्ग ने एक सदियों पुरानी कहानी का जिक्र किया, छलावा। ये एक ऐसा मायावी जीव होता है जो किसी का भी रूप, किसी की भी आवाज हूबहू कॉपी कर सकता है। और ऐसा वो क्यों करता है? ताकि वो अपने शिकार के बिल्कुल करीब जा सके और फिर उसे खत्म कर दे। तो अब गांव में दो खेमे बन गए थे। एक तरफ थे गांव के बुजुर्ग जो मानते थे कि ये किसी शैतानी ताकत यानी छलावे का काम है, और दूसरी तरफ था पुलिस ऑफिसर राजीव जो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर एक बहुत ही शातिर इंसानी कातिल को ढूंढ रहा था। लेकिन इस डर और अंधविश्वास के माहौल में एक शख्स था जो इन सबसे अलग सोच रहा था। चंदन, गांव का सबसे होशियार आदमी। उसने तय किया कि वो इस मामले को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेगा और इन भूत प्रेत की कहानियों के पीछे छिपे एक इंसानी मकसद को ढूंढेगा। चंदन का तरीका बहुत सीधा और सिंपल था। उसने सबसे पहले कैसे यानी छलावे वाली कहानी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसका फोकस था सिर्फ कौन पर, यानी जो लोग मारे गए थे उन पर। और जैसे ही उसने इस पर ध्यान दिया, उसे एक छिपा हुआ कनेक्शन मिल गया। उसे पता चला कि चारों मरने वाले लोग एक ही जमीन के सौदे में पार्टनर थे। और इसी पैटर्न के आधार पर उसने अगले शिकार का अंदाजा लगा लिया। चंदन की इसी सोच ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। उसने कहा, छलावा वो तो किसी को भी कहीं भी मारता है, लेकिन ये जो कत्ल हो रहे हैं इनमें एक पैटर्न है। और ये एक ऐसी बात थी जिसने पूरे रहस्य की तस्वीर ही बदल दी। और जैसे ही चंदन ने उस पैटर्न को समझा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता हो सकते हैं। और ये जानते ही उसने आने वाले खतरे का सामना करने के लिए एक जाल बिछाने की तैयारी कर ली। तो जाल बिछाया गया।
चंदन और बाकी गांव वाले पूरी रात जागते रहे, पहरा देते रहे, लेकिन हमलावर नहीं आया। सुबह तक सब कुछ शांत था, पर ये तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर राजीव चंदन से मिलने उसके घर आया। माहौल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लगा मानो रात का खतरा बस एक बुरा सपना था जो टल गया, लेकिन वो सब बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द कहे, चंदन ने पास रखा चाकू उठाया और सीधा राजीव के पेट में घोंप दिया। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। गांव का हीरो अचानक विलन कैसे बन गया? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और भी अजीब चीज हुई। जमीन पर पड़े राजीव का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा और एक खौफनाक रूप लेते हुए वो असली छलावे में बदल गया। चंदन का शक सही था, पर सच उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना निकला। और ठीक उसी पल गांव के दूसरे कोने में असली राजीव को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया। अब जाकर पूरी पहेली सुलझ चुकी थी। असली कातिल छलावे को एक हथियार की तरह और गांव के अंधविश्वास को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और इस तरह इस पूरी खूनी कहानी के पीछे का जो इंसानी शैतान था, वो सबके सामने आ गया। ये कहानी किसी भूत प्रेत की थी ही नहीं। ये कहानी थी जबरदस्ती छीनी गई जमीन की और एक बेटे के बदले की। पूछताछ में राजीव ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे सालों पहले गंगाराम और बाकी तीनों ने मिलकर उसके पिता की जमीन धोखे से हड़प ली थी। सब कुछ लुट जाने के बाद उसके पिता ने बेबसी में खुदकुशी कर ली। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए राजीव एक तांत्रिक से मिला, छलावे को काबू करना सीखा और फिर एक एक करके उन चारों को मौत के घाट उतार दिया। तो इस कहानी का सार क्या है? ये सारा खौफ, ये सारे सुपरनैचुरल कत्ल, इन सब के पीछे कोई शैतानी ताकत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक इंसान का दिमाग था जो दुख और बदले की आग में बुरी तरह जल रहा था। राजीव के पकड़े जाने के बाद जेल में बंद बेकसूर लोगों को आज़ाद कर दिया गया और कई खौफनाक हफ्तों के बाद उस गांव में पहली बार सुकून और शांति लौटी। तो आखिर में एक सवाल पीछे रह जाता है, जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ढूंढना होगा। ज्यादा खौफनाक कौन है? वो राक्षस जो पुरानी कहानियों और लोककथाओं में मिलता है, या फिर वो राक्षस जिससे इंसानी जुल्म और नाइंसाफी पैदा करती है?